इसका राजनीतिकरण होने लगा, है ना। और सामाजिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से जो भूमि में सुधार होनी चाहिए वो नहीं हो सका। इसी कारण से जो भूमि की वितरण की बात थी, भूमिहीनों में भूमि की वितरण की बात थी, वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से भारत में जो भूमिहीन लोग थे वो लेबर बन के रह गए और इसकी संख्या बहुत अधिक थी, जिसके वजह से जो नितांत गरीबी है, जिसको हम गरीबों में गरीब कहते हैं, वो बढ़ते चले गए। वहाँ बेरोजगारी भी अधिक हो गई, कई सामाजिक कारणों की वजह से और यहाँ के जलवायु की वजह से, आर्थिक कारण से, है ना, उसके पास इंटरटेनमेंट का संसाधन नहीं होने से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि उन्हीं लोगों में ज्यादा हुई और अंततः गरीब ज्यादा गरीब होते चले गए। तो भूमि सुधार के बारे में हरित क्रांति आया, लेकिन भूमि सुधार में जो करनी चाहिए था सरकार को, सामाजिक लोगों को, वो करने में क्या हो गया, अक्षम रह गया। देखो, हरित क्रांति बड़े जोत के अनुकूल था, हरित क्रांति बड़े जोत के अनुकूल था, हाँ अनुकूल था। जबकि भूमि सुधार के अंतर्गत जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कर भूमिहीनों के बीच बांटना था, भूमिहीनों के बीच बांटना था। अमीर वर्ग द्वारा भूमि सुधार का विरोध किया गया। जबकि हरित क्रांति को अपनाने की बात हुई। भूमि सुधार से आम गरीब वर्ग को कोई खास लाभ नहीं हो सका और ना ही इसका आर्थिक प्रभाव पड़ा। पैराग्राफ चेंज करके, भारत में खाद्यान्न के आत्मनिर्भरता के लिए, भारत में खाद्यान्न के आत्मनिर्भरता के लिए, खाद्यान्न, भारत में खाद्यान्न के आत्मनिर्भरता के लिए 1965-66 में हरित क्रांति को अपनाया गया। हरित क्रांति को अपनाया गया। इसके अंतर्गत HYV सीड्स, HYV बीज
HY, H से हाइब्रिड, Y से यील्डिंग, अब इसे वेराइटी, है ना, अधिक उत्पादन देने वाले बीज। दूसरा पॉइंट, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक रासायनिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास, नेक्स्ट सिंचाई, नेक्स्ट पॉइंट देना, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, रासायनिक खरपतवारनाशी, नेक्स्ट खाद्य भंडारण, विपणन और वितरण, खाद्य भंडारण, वितरण और विपणन। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये जो खाद्य भंडारण है, विपणन है और वितरण है, नहीं, जिसको आज हम लोग देखते हैं कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या राज्य का निगम है, वो मिलके किस तरह से पीडीएस सिस्टम को लागू किए हुए हैं, किस तरह से सरकार जो है, सरकार खरीदती है, फिर उसको मिलर को देती है, मिलर चावल बना करके पीडीएस वालों को देता है और फिर वो बढ़ती है, नहीं। तो कृषि का आज भी अपने यहाँ कृषि विपणन जो है आज भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। एक जगह टमाटर मिलता है 50 रुपये के जी, एक जगह टमाटर 2 रुपये के जी सीजन में किसान से नहीं खरीद हो रही है। एक जगह प्याज मिल रहा है 50 रुपये, 40 रुपये के जी, 30 रुपये के जी, एक जगह 2 रुपये के जी भी किसान को, यानी किसान को उस प्याज को अपने खेत से ढो करके बाजार में जहाँ लाया गया उतना भाड़ा भी नहीं मिलता है कि पुनः उसको दे तब हम प्याज उतार के यहाँ से चले जाएं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा विपणन और भंडारण और वितरण का सिस्टम है ये कहीं ना कहीं फेल्योर है। तो इसको कई सरकार ने जो है, जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन एक मार्केटिंग करते हैं, इस तरह की चेन मार्केटिंग बनाने की व्यवस्था की है कि जिससे जहां पर जिन राज्यों में जो अधिक होता है और जिन राज्यों में जो कम होता है उसको कम फ्रेट या सरकार उस पर फ्रेट में सब्सिडी दे करके उस मार्केट तक पहुंचा दे कि वहां पर सस्ता भी हो जाए और साथ ही साथ वहां के किसानों को जहां से ये लाया जाए उसे पैसे भी मिल जाए। इसको करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो विपणन बाजार है वहां पर जो बिचौलिया है उसको हटा पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, जिससे हम लोगों को जो चीज सस्ते मिल सकते हैं खाद्य पदार्थ वो क्या मिलता है, महंगे मिलते हैं। और वहां जहां के किसान इसे अधिक उगाते हैं उसको उसकी भी आर्थिक नुकसान होती है, आर्थिक क्षति उन्हें भी होती है। तो इस विपणन को वितरण सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए कई मार्केटिंग चेन को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये डेवलप हो नहीं पाया है। किया जा रहा है लेकिन हो नहीं पाया है। इसीलिए किसान को उत्पाद का सही मूल्यांकन या सही मूल्य उसको मूल्यांकन करके सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जैसे किसी चीज का कहीं डिमांड अधिक है और जहां उपज हुआ वहां डिमांड कम है, स्वाभाविक है, वहां ज्यादा उपज है, तो जहां डिमांड अधिक है वहां के बाजार में अगर ये सिस्टम आ जाए कि वहां से वो आ जाए, सरकार उसको इस व्यवस्था को करे, इस चेन को जोड़ दे, तो अपने यहाँ कृषि का जो बाजार सिस्टम है ना, जैसे हम लोग कहते हैं बाजार समिति, तो बाजार सिस्टम जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि वो उसमें कई खाद्य पदार्थ है, वो पेरिसेबल गुड, पेरिसेबल गुड का मतलब समझता है ना, खराब होने वाला सामान। जैसे बहुत को तो हम जो है एसी प्रशीतक गाड़ियां हो गई तो धो लेते हैं, लेकिन सब कुछ को प्रशीतक गाड़ियां में धोएंगे
तो उसके मूल्य उतने नहीं मिलेंगे जितने हमको धोने में खर्च में हो जाएगा। इसलिए सब कुछ को उसमें धोया नहीं जा सकता है, इसलिए पेरिसेबल गुड है। हम लोग एक थ्योरी पढ़ते थे बॉन-थ्योनन का कृषि पर, तो उस थ्योरी में यही था कि इकोनॉमिक रेंट के आधार पर उस थ्योरी को डेवलप किया गया था, है ना, आर्थिक लगान, आर्थिक जो उसको धोने में खर्च हो, क्योंकि उस समय बैलगाड़ी थी और आज भी वो कितनी द्रुत गति की गाड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी हम सब कुछ को उसमें धो नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर उसका मूल्य हमें उतना मिलेगा कि नहीं जितना खर्च है। इसलिए हरित क्रांति का उपज में तो वृद्धि हुई, लेकिन बाजार सिस्टम जो था, वितरण प्रणाली और किसान की आय नहीं बढ़ सकी। ये बहुत बड़ी बात होती है। उसका देखो हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति के जनक कौन थे? हाँ, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड नॉर्मन बोरलॉग। हाँ, ये सब चीज तो याद है ना, ये सब चीज चर्चा उस दिन किए थे। लिखो सामाजिक आर्थिक प्रभाव के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, पहला लिखो सामाजिक आर्थिक प्रभाव। देखो 1970 के दशक में चावल और गेहूं के उत्पादन में, चावल और गेहूं के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गए। आय में अंतर हुई, आय में अंतर हुई, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। जैसे जो बड़े जोत के आकार वाले थे उसी को इससे फायदा हुआ, छोटे जोत वाले को इससे फायदे नहीं हुए, है ना। तो आय में अंतर हुई, यानी जो पहले से जमींदार थे उसी की जमींदारी बढ़ी, उसी की इनकम बढ़ी। यहाँ किसी भी चीज का, जो हम समाज में कोई भी चीज लाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, जो अमीर है वो तो अमीर हो रहा है या जो हो रहा है, लेकिन जो वास्तव में गरीब वर्ग है उसके आय में कैसे वृद्धि हो और वो कैसे उनकी इनकम कैसे उसी तरीके से बढ़े जिस तरीके से उन लोगों का बढ़ता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है ना। इसी के वजह से जो पॉलिसी कृषि के क्षेत्र में आया वो धरे के धरे रह गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ये लिख लिए, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो पारिस्थितिकी प्रभाव। मृदा के उर्वरता में कमी, पारिस्थितिकी प्रभाव है मृदा के उर्वरता में कमी, जल स्तर तीव्र गति से घटता जा रहा था, पर्यावरण प्रदूषित हो रही थी, खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर अधिक हो गया। अभी जैसे हम लोग तो करंट अफेयर्स को आप जब पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि उसमें कहता है कि प्रत्येक इतने व्यक्ति में इतने लोग जो हैं कैंसर से प्रभावित हो रहा है। एक तो उस समय हमने पहले लिखाया कि HIV सीड्स आ गया, कीटनाशी आ गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, सबका नाम लिखा है नहीं, खरपतवार नाशक आ गया। इसको जब हम मिट्टी में डालते हैं तो हमारा जो फसल है वो मिट्टी में जो रहेगा, पर्यावरण में जो रहेगा उसी को अवशोषित करेगा। हम लोग मास्क इसलिए लगा के चलते थे कि एक तो धूल से धुएं से राहत हो, साथ ही साथ
जो है वो जो कोरोना का वायरस है वो हम लोगों को ना प्रभावित करे, नहीं। तो इसीलिए जो पर्यावरण में रहेगा वही वो अवशोषित करेगी, वही फसल में जाएगा, वही उपज में जाएगा। तो उसी का फल है कि आज बीमारी की संख्या में, यानी एक जगह अगर हम अधिक उपज लेने के लिए रासायनिक चीजों का ज्यादा उपयोग किए, और साथ ही साथ इसमें क्या लगता था, पानी अधिक लगता था, यानी सिंचाई अधिक करनी पड़ती थी, तो हमारा जल स्तर क्या था, घटता जा रहा था, जल स्तर भी घटता जा रहा था। देखो खाद्य श्रृंखला में 20 का हो गया, खाद्य श्रृंखला में 20 का स्तर अधिक हो गया, 20 सब रासायनिक चीजों को जो अवशोषित किया। औद्योगिक उत्पादन के कारण, औद्योगिक उत्पादन के कारण औद्योगिक उत्पादन के कारण भूमि, जल और वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई। वर्तमान में द्वितीय हरित क्रांति को अपनाया गया। वर्तमान में द्वितीय हरित क्रांति को अपनाया गया। चेंज करके फसल पद्धति, देखो फर्स्ट क्रॉप पैटर्न, फसल पद्धति इस पर कई कारक का प्रभाव पड़ता है, इस पर कई कारक का प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में अपन देखिए मृदा, खेत, नमी, ऊंचाई इत्यादि। भौगोलिक कारक में मृदा, खेत, नमी, ऊंचाई। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में खाने की आदतें, त्योहार, आधारभूत कारण में, हाँ, खाने की आदतें, व्यवहार, त्योहार। जैसे हम लोग वही फसल ज्यादा उगाते हैं जिसका हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, है ना। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ऐसे फसल ज्यादा उगाएं जो बाजार में हमें ज्यादा मूल्य दे, है ना। हम ऐसे चीज नहीं, पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ सब्सिस्टेंस, मैंने पहला दिन डिस्कस किया तो उसमें बताया था कि भारत में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी जीवन निर्वाह कृषि पद्धति को शुरुआती दौर से अपनाता गया। फिर जैसे जैसे हम विकास करते गए, चीजें बढ़ता चला गया, तो कुछ राज्यों में जो है ये पद्धति परिवर्तित हुए। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे गौर से तो ज्यादातर राज्यों में जहाँ जनसंख्या अधिक है वहां पर खाद्यान्न फसल ही मुख्य रूप से, और इसका मूल्य जो है कम है। अगर आप मसाले को हटा दें उधर साउथ में जो होता है, या नट्स हटा दें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो बाकी जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके मूल्य बाजार में अधिक नहीं मिलते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश को जाकर के गूगल पर सर्च कीजिए कि वहाँ चावल का क्या रेट है, दाल का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट, तब आपको लगेगा कि आज भी भारत में हम लोग सुखी हैं। यानी कि अगर इनकम यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है तो आज भी यहाँ वस्तु उसके अपेक्षाकृत बहुत सस्ती है। लेकिन इन चीजों को आंकने के लिए राजनीतिक नेताओं को मत सुनिए, आप गूगल पर जाकर के देखिए कि दाल किस रेट में विदेशों में मिल रहा है और भारत में किस रेट में मिल रहा है, चावल किस रेट में विदेश में मिल रहा है, गेहूं आटा किस रेट में विदेश में मिल रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ इनकम प्रति व्यक्ति कम है तो सस्ती उत्पाद भी खाने वाला बहुत सारा जो है यहाँ उपलब्ध है। उसका मूल कारण है कि आज भी विपणन की जो व्यवस्था है, हमारा मार्केटिंग सिस्टम जो है कृषि क्षेत्र में वो बहुत कमजोर है।
हाँ, उसके बाद लिखो आधारभूत वजह में सिंचाई यातायात, सिंचाई यातायात, भंडारण, व्यापार, विपणन, प्रबंधन और प्रसंस्करण। यहाँ पर जो ये 4-5 शब्द आप लिखे, भंडारण है, व्यापार है, विपणन है, प्रबंधन है, नहीं, और प्रसंस्करण है, अगर इन 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 जो 4-5 शब्दों को नियंत्रित करके इसको काम किया जाए, ये काम हमारा सही तरीके से हो, तो उत्पाद बर्बाद नहीं होंगे। जैसे जो उत्पाद अधिक है, अगर उसको प्रसंस्करण की व्यवस्था है, तो उसको हम दूसरा उत्पाद बना के रख लें जो बाजार में 6 महीना 7 महीना साल भर तक बिके। जैसे टमाटर सीजनल होता है, लेकिन टमाटर का हम क्या क्या बना लेते हैं, कई उत्पाद बना लेते हैं, नहीं, सॉस उसका बना लेते हैं, नहीं, मैंगो है, मैंगो का जूस बना के रखा जा सकता है, उसका ये किया जा सकता है। पहले दूध का एक ही दूध, मक्खन, घी घी बनता था, नहीं, अब क्या है, दूध के कितने सब उत्पाद हो गए। तो उस दूध कहीं भी बर्बाद 1 लीटर नहीं होता, 1 ग्राम दूध कहीं भी बर्बाद मार्केटिंग के हिसाब से नहीं होता है। शाम होते होते सब बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो 3-4 दिन फ्रिज में रह सकता है, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो उसको लोग मिठाई दही बना करके यूज कर लेता है, सब कॉन्टैक्ट रहता है। यानी कि जो सप्लायर है, सुधा हो दूधा हो, ये सभी प्रकार के, नहीं, मिठाई आइसक्रीम सब बनाते हैं। तो उसी तरह से प्रसंस्करण की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था, विपणन की व्यवस्था जो है अन्न उत्पाद में भी हो, कि किसी भी सूरत में हमारे फसल का कोई एक भी चीज बर्बाद नहीं हो, और उसका मूल्य जो उत्पादक है उसको मिले। नेक्स्ट, आर्थिक कारक। वित्तीय, इस आर्थिक कारक में वित्तीय, भूमि स्वामित्व, आकार और जमीन का प्रकार, आकार और जमीन का प्रकार, चारा, श्रम, ईंधन इत्यादि। यह जो है भूमि स्वामित्व, आकार और जमीन का प्रकार, तो अपने देश में अब जो भूमि का आकार है, जोत का जो आकार है, छोटे जोत वालों की संख्या अधिक है, भूमिहीनों की संख्या उससे अधिक है, नहीं, यानी कुछ ही लोग बड़े जोत वाले बचे हैं। तो कहने का अर्थ है कि सरकार को अब इसके ऊपर कड़ाई से निगरानी करनी होगी कि खेती योग्य भूमि जो बंजर हो रही है या बंजर हो चुकी है खेती करते करते या ऐसे ही किसी भी कारण से, तो उस पर सरकार फोकस करके उसको, सरकार को उसका इलाज करना पड़ेगा, बीमारी से उस चीजों को दूर करना पड़ेगा। भूमि में चाहे नमक की मात्रा बढ़ गई हो, या अन्य ऐसे कीटनाशी डालने से, खरपतवार नाशी डालने से, या रासायनिक खाद के उपयोग से उसमें जिन तत्वों की कमी आई है, जिसके वजह से बंजर हो गया है, अब उर्वर नहीं रही है, उसको सॉइल बैंक जो जिला स्तर पर बनाया गया है, राज्य स्तर पर बनाया गया है ना, उसका सही तरीके से मूल्यांकन करके उसमें सुधार करने की जरूरत है। तकनीकी कारक में लिखो बीज और पौधे की उन्नत किस्में, अब देखिए एग्रीकल्चर में आपको किसी भी तरह से वो प्रश्न पूछ सकता है, एक चलन प्रश्न जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यानी कि भूमि में सुधार किस तरह से किया जा सकता है और सुधार के बाद वो उपज कैसे दे सकता है, ऐसे बीज, ऐसी फसल, चाहे मोटे, कम से कम पानी में या बिना पानी का हो सके, और जो भूमि थोड़ा भी उपजाऊ हो उसमें वो उपज अधिक दे सके, तो ऐसे बीज की तलाश की जा रही है, उसी को कहते हैं उन्नत बीज। और दूसरा जो पौधे की उन्नत किस्में बीज, तो ये दोनों इसलिए तलाशा जा रहा है कि अपने यहाँ
मानसून पर आधारित जो खेती है, जहां बहुत सारे राज्यों में मानसून कमजोर पड़ जाती है, बहुत सारे राज्यों में मानसून अगर है भी सही समय पर आने का, लेकिन जिस समय बारिश होना चाहिए वो नहीं होती है। इसीलिए उन्नत बीज की जरूरत है, उन्नत पौधे की किस्म की जरूरत है, जो हमारे किसानों की उपज को बढ़ा सके कम से कम सिंचाई में। प्रचलित कृषि प्रणाली, प्रचलित कृषि प्रणाली, प्रतिशत कृषि क्षेत्र बारिश पर निर्भर है। 65% कृषि क्षेत्र बारिश पर निर्भर है। 6 करोड़ जनता के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 6 करोड़ जनता के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 1.80 करोड़ छोटे किसान है। जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है। वन 1.32 करोड़ किसान के पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है। भारत में भारत में 250 से ज्यादा दोहरी कृषि प्रणाली है। भारत में 250, भारत में 250 से ज्यादा दोहरी कृषि प्रणाली है। जबकि 30 प्रमुख कृषि प्रणालियां हैं। जबकि 30 प्रमुख कृषि प्रणालियां हैं। अब जो ये मैंने दोहरी कृषि और प्रमुख कृषि प्रणाली के, यानी जो फसल का जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्षेत्रवार क्या है, अलग है। नहीं, जैसे अपने यहाँ जो है खाद्यान्न फसल जिसमें हम उगाते हैं, तो जैसे जिन क्षेत्रों में जला, जिसको हम जहाँ पानी अधिक लगा रहता है, तराई से नीचे वाले का जो क्षेत्र है, नदी वाले क्षेत्र है, तो वहां पर जहाँ पर बाढ़, जिसको हम पढ़ाए ना, जब हम फिजिकल पढ़ा रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, खादर पढ़ाए, भांगर पढ़ाए, तराई पढ़ाए, पढ़ाए नहीं सब क्षेत्र नहीं पढ़ाए हैं, याद है कुछ की नहीं? तो उन सब को जो जिस जहां हर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, वो नए एलुवियम सॉइल, नहीं नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है। तो नए जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र वाले में मुख्य रूप से हम लोग जो है वो रबी का फसल लेते हैं, और साथ ही साथ एक छोटे मौसम का। तो कुछ में दलहन और कुछ में तिलहन और कुछ में खाद्यान्न यानी गेहूं का फसल किया जाता है। रबी के फसल में जो दलहन तिलहन और खाद्यान्न होते हैं। तो ये जो एक फसल की जो पद्धति है, तो ये क्षेत्रवार परिवर्तित होते हैं। कई राज्यों में भी परिवर्तित है, एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित है। इसी प्रणालियां भारत में अधिक है ना? देखो चावल गेहूं, इसी में चावल गेहूं बाजरा सरसों, पहला लिखो चावल गेहूं, चावल हैपन देखिए गेहूं, फिर कोमा, बाजरा सरसों, चावल गेहूं बाजरा सरसों, कपास गेहूं, मकई चना, गन्ना गेहूं, अरहर ज्वार,
अब लिखिए फसल पद्धति में बदलाव, फसल पद्धति में बदलाव। हरित क्रांति पूर्व काल, पहला पॉइंट उसमें लिखिए हरित क्रांति पूर्व काल। तो हरित क्रांति पूर्व काल पर हम चर्चा किए थे कि जो हमारा पारंपरिक पद्धति थे उसी पद्धति पर हम चलते आ रहे थे। हरित क्रांति काल, उसमें हम परिवर्तित किए, HYV सीड, कीटनाशी, रासायनिक खाद ये सब ले आए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सुधार काल। सुधार काल अभी क्या चल रहा है, सुधार का काल चल रहा है। हम अपने जो कृषि पद्धति में है नित्य नए, तो इसमें जो करंट अफेयर्स में जो हम पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, नहीं उसमें कृषि पर जो एग्रीकल्चर से संबंधित नोट्स आते हैं, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, मिलेट्स ईयर चल रहा है। 11 या 13 जो मोटे अनाज है, नहीं वो 13 मोटे अनाज के ऊपर जो है फोकस किया गया है, उसकी प्रचार प्रसार की जा रही है। नहीं हाल में संसद लोग उसका एक पूरा उस पर एक समारोह किया था। ये सभी राज्यों को करना चाहिए था, क्योंकि मोटे अनाज को उगाने में हमें सिंचाई की कम से कम आवश्यकता पड़ती है ना। और लगभग वो उसके उपज के लिए उसकी कीमत भी अभी अधिक मिल रही है। सबसे है कि उसमें फाइबर अधिक होते हैं। मोटे अनाज की खासियत क्या है, ये प्रश्न पूछ सकता है पीटी में। नहीं फाइबर उसमें अधिक होते हैं जिससे पेट साफ रहते हैं, तो कई रोग नहीं होने देते हैं। उसमें कई ऐसे हमारे शरीर को जो चाहिए वो सब कुछ उसमें उपलब्ध भी है। तुमने पहले कुछ कृषि का नाम लिख लेना होगा। ये तुम लोग को याद है कि नहीं, सेरिकल्चर ये सब, एग्रीकल्चर ये सब जितना होता है ये लिखाना पड़ेगा। ये तो तुम लोग को खुद है ना, ये तो खुद से जो किस कृषि का क्या नाम है ना, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, है ना, सब क्रांति, सब धनुष क्रांति हुआ था, हो गया है ना। ये ये दोनों जो है कृषि जो है आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था ये दोनों का पार्ट है ना। तो उसमें जैसे बाजार सिस्टम है वो अर्थव्यवस्था से पार्ट आ गया है, क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो भूगोल का पार्ट हो गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मिट्टी और वर्षा नहीं पड़नी है, जलवायु नहीं पड़नी है। तो कृषि जो है भारत में जलवायु से प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसीलिए जब फसल के पैटर्न को पढ़ने लगेंगे, विपणन पढ़ेंगे, भंडारण पढ़ेंगे, मार्केटिंग पढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था में चले जाते हैं। और जब हम फसल के पद्धतियों को पढ़ेंगे, है ना, मिट्टी के अनुरूप जो फसल की उपज होती है उसको पढ़ेंगे, तो भूगोल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसीलिए उसको मिट्टी पढ़ा दिए, जलवायु पढ़ा दिए और थोड़े से इस पर चर्चा कर दिए या बता दिए, लिखा दिए, तो आपका क्या हो गया कि थोड़े उधर आ गए, कंप्लीट जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो आपको मिल गया। तो ज्योग्राफी पार्ट से दो चीज रिलेटेड होते हैं, जलवायु और कृषि। सदैव ये ध्यान रख, कोई कह देगा कि राजस्थान में धान की फसल बहुत अच्छी है, पहला पॉइंट। दूसरा, आंध्र प्रदेश में गेहूं की खेती होती है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में कपास अधिक उपजते हैं, है ना। अब हम ऑप्शन देते हैं, ए 1 2 सही है, बी केवल 2 सही है, सी क्वेश्चन भी लिखेंगे, भी लिखेंगे, बहुत समय लगेगा, केवल ऑप्शन ना, ए बी सी ना। क्या तुम कहना चाह रहे हो, जो क्वेश्चन